आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 सॉलिड स्टेट का क्विक रिवीजन। आज हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट का। फर्स्ट पोर्शन है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसको आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। सेकंड पोर्शन है सॉलिड का टाइप, जो कि दो तरह का होता है, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका डिफरेंस आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है, आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक नेचर के बारे में। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करने पर सेम वैल्यू आता है। इस नेचर को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर, जो कि एमोर्फस सॉलिड में होता है। वहीं यही फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन से डिफरेंट आएगी तो यह नेचर को बोलेंगे एनिसोट्रॉपिक नेचर, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। थर्ड पोर्शन है सॉलिड का क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स है। जितनी तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं उतनी ही तरह की सॉलिड होती है, जैसे कि मोलिकुलर फोर्स, आयनिक फोर्स, मेटालिक फोर्स और कोवेलेंट फोर्स। उसी तरह से सॉलिड भी चार टाइप की होती है, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। जिस तरह मोलिकुलर बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर बॉन्ड, पोलर मोलिकुलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर बॉन्ड, उसी तरह मोलिकुलर सॉलिड भी तीन टाइप का होता है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक बॉन्ड से बंधा हो उसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं, तथा जिस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक बॉन्ड से बंधा हो उसे मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। वहीं कोवेलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा होता है। फोर्थ पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। तो सॉलिड के डेफिनिट शेप में पार्टिकल के लिए जो प्लेस डेजिग्नेट किया जाता है उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, तथा सॉलिड का सबसे छोटा ग्रुप या ग्रुप ऑफ पार्टिकल जिसको बड़ा करके पूरे सॉलिड की ज्योमेट्री को निकाला जा सकता है उसे यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल के दो पैरामीटर होते हैं, पहला 3 एज ABC और दूसरा 3 एंगल बिटवीन एजेस अल्फा, बीटा और गामा। इन पैरामीटर में चेंजेस करके 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल और 14 ब्रेविस लैटिस को बनाया जा सकता है, जिसके एग्जांपल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के केवल कॉर्नर में पार्टिकल होता है और सभी कॉर्नर पार्टिकल का 1/8 पोर्शन ऑक्युपाई करता है, इसीलिए प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुल पार्टिकल होगा एक। उसी तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एक पार्टिकल यूनिट सेल के ठीक बीच में होता है और बाकी 8 पार्टिकल उसके कॉर्नर में होते हैं। इस प्रकार उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया 2। जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में यूनिट सेल के सभी फेस पर आधा आधा एटम होता है तथा सभी कॉर्नर पर एक एक एटम होता है। इस तरह उसमें टोटल पार्टिकल हो गया 4। अगला पोर्शन है क्लोज पैकिंग, जिसे हम 3 पार्ट में बांटेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। सबसे पहले 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाता है, जिसका मतलब है किसी एटम के सबसे नजदीकी कुल एटम की संख्या है। फिर आते हैं 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फिर से दो तरह का होता है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैक, जिसमें 1 डायमेंशनल क्लोज पैक के कई रो ठीक उसके ऊपर या नीचे लगा दिए तो स्क्वायर क्लोज पैक बनता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसमें 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के रो के डिप्रेशन में दूसरा 1 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को फिट किया जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब आते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की तरफ। अगर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज्ड पैक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से बना है तो यह बनेगा सिंपल क्यूबिक सेल, जिसे AAA टाइप भी कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से बना है तो इसे हम 2 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं, इससे हमें वाइड मिलता है यानी खाली जगह मिलता है। यह वाइड दो तरह का होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 स्फीयर से बनता है, जिसमें 3 ट्रायंगुलर स्फीयर के ऊपर 3 उल्टा ट्रायंगुलर स्फीयर रखकर बनाते हैं। वहीं टेट्राहेड्रल वाइड 4 स्फीयर से बनता है, जिसमें 3 ट्रायंगुलर स्फीयर के ऊपर 1 स्फीयर रखकर बनाते हैं। इस स्टेप में थर्ड लेयर को सेकंड के ऊपर रखकर हम यूनिट सेल को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली हमारा मोटिव वाइड को कवर करना होता है। यदि टेट्राहेड्रल वाइड को कवर किया जाए तो बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। और अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर किया जाए तो बनता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। किसी क्रिस्टल लैटिस में n स्फीयर है तो कुल ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा n और कुल टेट्राहेड्रल वाइड होगा 2n। अगला टॉपिक है पैकिंग इफिशियंसी। किसी यूनिट सेल में स्फीयर के कुल वॉल्यूम और यूनिट सेल के कुल वॉल्यूम के रेशियो को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी है 74%, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की पैकिंग इफिशियंसी है 68%, प्रिमिटिव यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी है 52.4%। आपसे एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से देख लें। अगला टॉपिक है यूनिट सेल के डेंसिटी, मास, एज लेंथ से रिलेटेड कैलकुलेशन से है, जिसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ते हैं। यह 3
तरह का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यदि सॉलिड में टोटल कैटायन और एनायन इक्वल है और कोई दूसरा इम्प्योरिटी आकर ऐड नहीं हो तो उसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वहीं अगर क्रिस्टल में एनायन और कैटायन का नंबर सेम हो परंतु क्रिस्टल के पार्टिकल को छोड़कर कोई दूसरा पार्टिकल जिसका चार्ज भी डिफरेंट हो वह आकर क्रिस्टल के आयन को डिस्प्लेस कर दे तो वह कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और अगर क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का नंबर अनइक्वल हो जाए तो यह डिफेक्ट कहलाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एनसीईआरटी में 4 प्रकार के स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जिक्र है, जिसमें पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। यदि क्रिस्टल लैटिस साइट खाली हो जाए तो यह कहलाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। वहीं यदि क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल साइट पर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए तो यह कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यदि लैटिस साइट से कोई आयन डिस्प्लेस होकर इंटरस्टिशियल साइट में चला जाए तो यह कहलाता है फ्रैंकेल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। यदि लैटिस साइट से इक्वल नंबर में एनायन और कैटायन निकल जाए तो यह कहलाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में सॉलिड का डेंसिटी घट जाता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से 2 प्रकार का होता है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल मतलब पॉजिटिव। यदि क्रिस्टल में लैटिस साइट से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन आ जाए तो यह डिफेक्ट होता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे जिंक का पीला होना, LiCl का पिंक होना और KCl का वायलेट होना पूछा जाता है, इसीलिए इसको ध्यान से देख लेंगे। अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यदि क्रिस्टल के लैटिस साइट से कैटायन निकल जाए या इंटरस्टिशियल साइट पर एनायन आ जाए तब यह मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहलाता है। अगला है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जो कंडक्टिविटी रेंज और एनर्जी बैंड के फॉर्म में समझाया गया है। कंडक्टिविटी रेंज के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड के फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया गया है। मेटल, यदि क्रिस्टल का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड हो या क्रिस्टल का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो लेकिन दोनों ओवरलैप करे तब यह कहलाता है मेटल। वहीं सेमीकंडक्टर में क्रिस्टल का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है लेकिन दोनों के बीच स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जबकि इंसुलेटर में क्रिस्टल का वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है लेकिन दोनों के बीच में लार्ज एनर्जी गैप होता है। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसमें डिफेक्ट क्रिएट करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जिस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। इंप्योरिटी 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। इसे मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर भी बनाए जा सकते हैं। ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट को मिलाकर, उसी तरह ग्रुप 12 और 16 को मिलाकर भी डायोड बनाए जाते हैं, जैसे INSB, ALP और GAAS। फास्ट रिस्पॉन्स में काम करने वाले डायोड हैं। अगला और लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होता है और स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, जिसका वैल्यू नीचे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट के आधार पर सब्सटेंस को 5 भाग में बांटा गया है। पहला है पैरामैग्नेटिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट हो, यह ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दूसरा है डायमैग्नेटिक, यह मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होता है, यह ऑर्बिटल में डबली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, यह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, इसका मैग्नेटिक डोमेन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होता है। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें मैग्नेटिक डोमेन इक्वली और अपोजिटली ओरिएंटेड होता है, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। पांचवा है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें मैग्नेटिक डोमेन पैरेलल और एंटीपोलर फॉर्म में अलाइन होता है लेकिन अनइक्वल नंबर में। और अगर इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन वाले वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।